जय भीम, जय भारत, जय संविधान में गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन चैनल से। और आज हमारे चैनल पर बात करने के लिए सामाजिक और जातिवादी जो हमारे देश के अंदर मुद्दे हैं या सामाजिक सिस्टम है, उस पर बात करने के लिए हमारे चैनल पर मौजूद हैं प्रोफेसर विक्रम हरिजन, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं। क्योंकि जाति और सामाजिक जो संरचना है, ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक मुद्दे होते हैं और इतिहास से जुड़ी हुई चीजें होती हैं कि ये किस तरह से पनपती हैं या किस तरह से ये काम करती हैं। समझिए प्रोफेसर विक्रम साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर अम्बेडकर नेशन पर। क्योंकि आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, इतिहास समाज और किसी भी संस्कृति और देश से जुड़ा हुआ जो इतिहास रहता है, उसमें हमारे देश के अंदर खास तौर से जो जाति व्यवस्था का जो इतिहास है वो पहले किस तरह से रहा है और वो अब उसमें क्या रूप बदला, और वो जाति के जो फैक्टर हैं, आप अगर हम सामाजिक संरचना में जाके देखें तो किस तरह से काम करता है वो भी। क्योंकि आपने खुद आप जवाहरलाल JNU से आप पढ़े हैं, बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक रिसर्च का एक सेंटर माना जाता है, और आपने उसमें PhD भी किया है और प्रोफेसर भी हैं। तो आप किस तरह से इन चीजों को देखते हैं, और खुद अभी प्रोफेसर हैं, तो ये जो चीजें हैं, जातिवादी जो सिस्टम है, जहां पर बुद्धिजीवी पैदा होते हैं, यूनिवर्सिटी का लेवल एक बुद्धिजीवी वाला हो जाता है, वहां पर भी ये फैक्टर क्यों है और किस तरह से काम करते हैं? सबसे पहले धन्यवाद रत्ना जी, आपने मुझे अपने चैनल से मंच जगह दिया है, आपको इसको तहे दिल से आभार। आपका जो सवाल है कि जाति का रूप कैंपस में, यूनिवर्सिटीज के कैंपस में, कॉलेजेस में क्या है और पहले क्या था, अगर इतिहास के बारे में आप बात करना चाहें तो उसमें क्या था। सबसे पहले हम लोग वर्तमान की बातें करते हैं। इतिहास में तो जाति भाग भरा है, उसको भी डिस्कशन करते हैं। तो सर ये जानिए कि इतिहास में तो जाति का रूप इतना दिखाई पड़ा। मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास जो विषय है वो जहर के रूप में है, जहर के तरह जहर भरा पड़ा है इतिहास में, और बच्चे हर जगह पे अपने जाति को जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं। मसलन मैं आपको उदाहरण के साथ बात करना चाहूंगा कि इतिहास जब शुरू होता है, प्राचीन काल का इतिहास, तो उसमें मौर्य वंश, गुप्त वंश का जिक्र होता है। ये मौर्य वंश, गुप्त वंश अपने आप में एक जातिगत टाइटल लिए जाता है और बच्चे इसको पढ़ते हैं। इसी तरह से मध्यकाल में आप देखिए तो खलजी वंश, तुगलक वंश, खलजी वंश भी खलजी पर्टिकुलर कास्ट का नाम होता है। फिर पाल वंश, सेन वंश, हून वंश, ऐसे तमाम जातियों का जिक्र होता है। पढ़ाई भी हम इसी तरह से करते हैं। हम लोग प्राचीन काल में पूछते हैं कि राजपूत का उत्पत्ति क्या है, इस तरह की जातिगत बातें करते हैं। और इनडायरेक्टली देखिए, समाज कास्ट को दो रूप में देखने का प्रयास करता है। बुद्धिजीवी वर्ग कास्ट को डायरेक्टली संविधान की वजह से नहीं मानता, वो पन्नों पर दिखाने का प्रयास नहीं करता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि संविधान ने इतना बाउंड कर दिया है कि वो चाहते हुए भी जो बुद्धिजीवी अपने आप को कह रहा है, कास्ट तो है उसके अंदर, कास्ट है लेकिन वो उसको स्प्रेड नहीं करता है या शो ऑफ नहीं करता है, क्योंकि वो बाउंड है जी। तो वो इनडायरेक्टली कास्ट को प्रैक्टिस करता है, लिहाजा कास्ट डायरेक्ट न होकर के कास्ट ऑफ माइंड हो चुका है। इस तरह से कास्ट हमेशा माइंड के साथ लोग खेलने का प्रयास करते हैं। अब ऐसा नहीं था, मतलब यू कैन से लाइक दैट कि चाहे भले ही बुद्धिजीवी है, लेकिन जातिवादी मानसिकता से ग्रसित यहाँ पे हर आदमी हमारे देश के अंदर है। अगर ऐसा ना होता तो हर व्यक्ति अपनी जाति को ढूंढने का प्रयास करता है। फलाने श्रीवास्तव, फलाने पांडे, हम नहीं करते हैं सर। हमारे यहाँ श्रीवास्तव, पंडित, ब्राह्मण सब आके हमारे स्टूडियो में आते हैं, बैठते हैं। तो अगर आप अपनी जाति को अपने साथ लगाने का प्रयास करते हो, वो अपने आप में इनडायरेक्टली आप ना माने कि जाति है, लेकिन ये अपनी कोशिश करते हैं कि जाति को अपने साथ लेके चले। दूसरा मसला इतिहास में भी और बाहर भी, हम सभी लोग जानते हैं कि जब वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो जात सबसे पहले आ जाता, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की बात हो। तो आप तो जात मानते हैं ना,
और तीसरी बात की जाति को कभी भी चुनाव के दृष्टिकोण से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एनिलिएशन ऑफ कास्ट को अपना मुद्दा बनाया ही नहीं। क्यों नहीं बनाया? कि जाति ही परपज करती है, उन जाति के बहाने से चुनाव लड़ते हैं। और चूंकि बड़ी जाति, तथाकथित बड़ी जातियां, वो चाहती हैं कि कास्ट कभी मुद्दा बने ही नहीं। और कास्ट, क्योंकि जब मुद्दा बन जाएगा तो कास्ट के आधार पर तो उनको हजारों वर्षों का जो रिजर्वेशन मिल रहा, हजारों वर्षों का, जिसको संविधान में रिजर्वेशन दिया नहीं गया, लेकिन इनडायरेक्टली वो अपनी जाति के होने के नाते उनको जाति का फायदा हो। अगर वो तिवारी है, अगर वो लाइक दैट, मैं इसको ऐसे अगर एक्सप्लेन करूं अपने दर्शकों को, हाँ। कि जिस तरह से मनुस्मृति में कैटेगराइज किया गया वन व्यवस्था के नाम पर, वो भी एक तरह का रिजर्वेशन ही था। हाँ, बिल्कुल, कि भाई ब्राह्मण सिर्फ पढ़ेगा, पूजा करेगा, हाँ, या मंदिर का ठेका उसके पास रहेगा, तो वो भी एक तरह का इनडायरेक्टली रिजर्वेशन ही था। रिजर्वेशन तो था सर, ये तो एक्सक्लूसिव राइट था। लेकिन ये संविधान बनने के बाद ये आज भी प्रैक्टिस करते हैं। ये तो आप करें कि कास्ट वाइज आपको एक अच्छा खासा प्रोफेशन मिल गया, आप ब्राह्मण है तो कुल पढ़ाएंगे, सब इलीट क्लास का जॉब आपको प्राप्त हो गया, आप डिफेंस, आप सब क्षत्रिय हैं तो देश की रक्षा करेंगे, आप क्या कहते हैं, जो लड़ाई झगड़े की बात करेंगे, आप वैसे है तो व्यापार करेंगे। तो आपने क्रीम सभी चीजों को तो अपने पास रख लिया, शूद्रों के खाते में आपने दे दिया कि केवल सेवा करें। वो भी पंचम वर्णा के रूप में दलित तो जो एससी कम्युनिटी के अछूत हो गए, वो फिर आप दलित सुधार लिया मैंने तो अछूत हो गए वो, तो आपने तो उनको अछूत बना दिया। तो ये तो रिजर्वेशन इस रूप में है। दूसरा रूप में ये कह रहा हूं कि आप बाई कास्ट अगर ब्राह्मण हैं तो आपको समाज इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं तो बाई डिफॉल्ट आपको दे विल गिव यू गुड नंबर। अगर आपने थोड़ा सा गलती करते हैं तो उस पर भी गलती को ढकने का तरीका है। अगर आप वैसे हैं तो अपर कास्ट मान करके आपको जो प्रिविलेज है, जो आपको प्रिविलेज मिला है, बस उससे विशेषाधिकार मिला है, उसका इनडायरेक्टली आपको लाभ मिलता है। हमको इनडायरेक्टली उसका हानि होती है। जैसे वो जानते हैं कि मैं इस जाति का हूं तो मुझे उसमें नंबर काटने का प्रयास करते हैं, या क्या कहते हैं एमएफसी करने का प्रयास करते हैं कि नॉट सुटेबल फाउंड कैंडिडेट, इनडायरेक्टली टॉर्चर करने की कोशिश की जाती है और इसी वजह से आप देखिए कि पूरा देश में जब एससी समाज का आदमी होता है, एसटी समाज का आदमी होता है, तो अपनी जात छुपाने का प्रयास करता है। आप तो पूरे भारत की यूनिवर्सिटी में देखिए कि जो एससी समाज का लड़का है, जैसे नेत्रपाल सिंह है, वो दलित समाज का, एससी समाज का, लेकिन वो नेत्रपाल सिंह लिखता है। अनिरुद्ध कुमार सिंह है, वो एससी कम्युनिटी का लड़का, लेकिन वो अनिरुद्ध सिंह लिखता है। कितने लोग, अच्छा केवल इतने नहीं, जो ओबीसी समाज का तबका है वो भी मुलायम सिंह यादव भी है, सिंह भी है। तो आप ये देखिए जो ओबीसी तबका है, जो एसटी तबका, जो एससी तबका, वो बिना अपर कास्ट के अशोक तंवर, जो एससी समुदाय के हैं, तंवर अपर कास्ट का टाइटल है, जाट का टाइटल है। ऐसा हर जगह पे लोग लगा के चलते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अपनी जाति छुपाना चाहते हैं। जानते हैं कि जैसे मैं अपनी जाति को बारे में बताऊंगा वो हमारा नंबर कम कर दे। हालांकि आजकल सेमेस्टर सिस्टम में जाति सामने रहती, और यहां तक कि जो मैं समझ पाया हूं अपने जो बुद्धिजीवी के साथ डिस्कशन करके, कि यूपीएससी में भी अलग से इंटरव्यू बोर्ड बनता है एससी समुदाय के लोगों के लिए। ये था उल्टा कि यदि आप एससी समुदाय के हैं तो लिबरल होकर के आपको नंबर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बना, सरकार ने बनाया आपके भलाई के लिए, लेकिन हो गया उल्टा। अब जहां पे ये हुआ कि भाई अगर एससी समाज का छात्र है तो आप लिबरल नंबर देंगे, लेकिन अब उल्टा हो गया। अभी जान गए कि एससी समाज का तो नंबर आप ज्यादा देने पर कम देना शुरू कर दिए। सब जगह पे है। ये केवल यूनिवर्सिटीज कैंपस की बात नहीं है। आप ट्रेन में जाइएगा तब भी पूछ लेंगे क्या नाम है, और अगर दलित एससी समुदाय तो सर यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। फिर जो बाबा साहब ने अपने किताब में लिखा है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना या इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना उस देश के लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि हिंदू धर्म का जो मेल है वो कभी भी प्रजातंत्र से मेल नहीं खाता है, लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। बिल्कुल सही है। इसीलिए तो हमारा देश का संविधान
वी से शुरू होता है, हम लोगों से शुरू होता है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में ही वी है। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिबेट करते हुए यह बात आई थी कि भारत जब भी सरकार बने, जब भी देश बने तो हिंदू राष्ट्र के नाम से हो। लेकिन संविधान के जो सभा के लोग थे, मेजोरिटी संविधान सभा, इन लोगों ने एक से इसको नकार दिया और बाबा साहब ने भी इसको नकार दिया कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हालांकि कुछ तबके हैं, कुछ सामाजिक संगठन हैं जिसमें आरएसएस कह सकते हैं। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हिंदू तो कहीं दिखता ही नहीं है हिंदू है कौन? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू का कोई आइडेंटिफिकेशन आज तक मुझे बताने वाला, समझाने वाला नहीं मिला। नहीं, जो भी, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपकी जाति है, जाति के बिना एक आदमी भी नहीं है, तो फिर हिंदू कैसे है? और हिंदू है तो फिर जातियां क्यों है? यही बात, यही इंपॉर्टेंट सवाल है जी। क्योंकि अगर आप हिंदू होंगे तो हिंदू होकर के जातियों को गौण करने का प्रयास किया गया है, जाति को न बताने का प्रयास किया गया है और इसी नाम पे शासन करने का प्रयास किया गया है। प्राचीन काल से देखिए, हिंदू के नाम पे हम लोग देश के अंदर एकजुट होने का प्रयास करने की कोशिश की। ये अपर कास्ट के लोगों ने एकजुटता का प्रयास किया, लेकिन वो हिंदू बना करके हमें तो बताते हैं कि आप हिंदू, लेकिन जब जाति की बात आती है सबसे पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बल्कि मैं अभी पीछे एक 10 तारीख के इलेक्शन बुलंदशहर में था, मैं एक गांव में था उस दिन, तो वहां पर एक बाहर मेन रोड पे एक ढाबा था जिसपे हम चाय पीने लगे। तो जो ढाबे का मालिक था वो हमें तो पता नहीं कौन था, जाट समाज से था, किससे था। तो मेरे गाड़ी में संविधान की प्रस्तावना फ्रंट जो मेन पेज है मेरी गाड़ी के शीशे के सामने लगा हुआ है और मेरा ये माइक भी रखा हुआ था जिसपे अम्बेडकर निशान लिखा हुआ है। तो जाट समाज का आदमी आकर के बोलता है, सर ये क्या है? तो मैंने बोला, भाई ये संविधान की प्रस्तावना है। सर ये क्या है? जब उससे बात होने लगी, फिर बात चलते चलते वोटिंग पर आ गई, तो हमने उनसे पूछा, भाई आप खुद ही बताने लगा साहब हमारे किसको वोट दे रहे हैं, कि साहब भाजपा को दे रहे हैं। हमने पूछा, भाई भाजपा को क्यों दे रहे हो? कि साहब मुसलमानों से भाजपा ही बचा सकती है हिंदुओं को। मैं कि भाई, तो जब उसने हिंदू कहा तो हमको बड़ा शौक लगा। मैं भाई आप हिंदू हो? कह रहे जी हाँ। तो अभी तो आप कह रहे थे हम खुद ही बता रहे थे हम जाट हैं, और पूरा जाट कम्युनिटी जो है भाजपा को वोट कर रही है। और किसान आंदोलन में जो जाट बेचारे यहाँ पे 1 साल तक भूखे प्यासे या पड़े रहे, आंदोलन करते रहे अपनी डिमांड के लिए, 800 लोग मरे भी। हाँ, तो हिंदू के नाम पर उन लोगों की शहादत को भी वो भूल गया। जब हमने उससे पूछा तो भाई आप यकीन नहीं करेंगे, उसका मुंह देखने लायक था। जब मैंने उससे पूछा कि भाई तो आप जाट क्यों? या आपने भी कहा कि हमारे गांव में हम जाटों को वोट भी नहीं देने देते हैं, और जाटर जो भाजपा को वोट कर रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली हम उनको बोल दिए कि तुमको भाजपा को वोट करना है। तो भाई आप हिंदू किधर हो? अभी आप जाटव भी बोल रहे हो और चमार भी बोल रहे हो और जाट भी बोल रहे हो, तो आप हिंदू हो किधर से? उसका मुंह सर इतना सा लटका रहेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कुछ जवाब नहीं था उसके पास। हम फिर चलते बने अपने अगले। ये तो है ही है सर। आप देखिए, भारत में हिंदू के नाम पे केवल लड़ाने का प्रयास किया गया है, और लड़ाने से ज्यादा यूज करने का प्रयास किया गया है। मैं बार बार कहता हूँ, एक फ्रांस में, जर्मनी में एक इंटेलेक्चुअल थे जिनका नाम था एंटोनियो ग्राम्सी। तो एक शब्द देते हेजिमनी का सिद्धांत कहते। तो हमारा समाज बेसिकली हेजिमनी का शिकार, हिंदू हेजिमनी का शिकार। बाबा साहब अम्बेडकर भी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट एक्शन। और डायरेक्ट एक्शन कहते हैं कि हमारे समाज के अंदर डायरेक्ट एक्शन की कमी है। डायरेक्ट एक्शन की कमी से तात्पर्य एक सिद्धांत है जिसको बाबा साहब कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रयोग किया था पाकिस्तान के बनाने के संदर्भ में। तो सीधे डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया और काट मार शुरू हुआ और मुसलमान देश अलग बनाने में कामयाब हो गए। तो बाबा साहब कहते हैं कि प्रगतिशील समाज डायरेक्ट एक्शन अगर नहीं करेगा तो समाज एकता में नहीं बनेगा, वो आंदोलन नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारे समाज के अंदर डायरेक्ट एक्शन की कमी है, और इस लिहाज से हम डायरेक्ट एक्शन न करके हम हिंदू समाज में अपने को हिंदू बनना पसंद करते हैं, और लिहाजा सदियों से हम गुलाम होते हैं। मतलब जो हिंदू होगा इनडायरेक्टली वो गुलामी का प्रतीक है, वो ढोएगा, वो गुलाम बनेगा। और उसके दिमाग से यह बात निकलना जरूरी है कि यदि आप गुलामी का प्रतीकों को नहीं तोड़ेंगे तो आप गुलाम बने रहेंगे। आप ये देखिए कि
शुरुआती दौर में बाबा साहब अम्बेडकर ने गुलामी के बाद तो मुझे याद आ गया, उनका एक कथन है, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो विद्रोह स्वयं कर उठेगा। तो अभी तक तो दिक्कत यह है कि उस गुलाम को, जो हमारा वीकर सेक्शन है, लोअर कास्ट जिसको कहते हैं, एससी कम्युनिटी, उसको अपनी गुलामी का एहसास ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही। अब बाबा साहब ने देखिए, हमारा पूरा समाज इस तरफ प्रयास कर रहा है कि हम अपने समाज को इस नींद से जगाएं, और बहुत समाज प्रयास किया, बाबा साहब के, ज्योतिराव फुले साहब के, सभी लोगों ने किया, और जो आज का बहुत सा बुद्धिजीवी है जो लगा वो भी कर रहा है, बहुत बहुजन समाज के लोग हैं वो भी लगे। लेकिन अब क्या कहा जाए कि इस तरह से नींद में सोया हुआ है। अब किसकी कमी है? हमारी कमी है, हम बुद्धिजीवी की कमी है कि हम अपने समाज को जगा नहीं पा रहे हैं, या उनकी कमी है कि वो जानने के बाद जग नहीं रहे हैं? ऐसा भी नहीं है कि वो जानते नहीं है। बहुत से जो हमारे समाज के लोग जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जानने के बाद भी करते हैं। मुझे जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, 40 साल बहुजन समाज की सोशल मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश करना और जागरूक करने का जो काम मैंने किया है, उसमें मैंने ये पाया कि हमारे जितने बाबा साहब के जाने के बाद जो लीडरशिप पैदा हुई, एक्सक्लूडिंग कांसीराम साहब, बाकी सबने अपने स्वार्थों को स्टेब्लिश किया। बिल्कुल, चाहे वो बंगला बनाने का काम हो, चाहे अपनी कोठी बनाने का काम किया, चाहे सिक्योरिटी रक्षक अपने भाड़े पे अपनी रक्षा के लिए रखने का काम किया। बाबा साहब के नाम को ज्यादा, मैक्सिमम एक्सक्लूडिंग काशीराम, हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आइडियोलॉजी को स्प्रेड नहीं किया, उसको नहीं फैलाया गया, बल्कि उस अंबेडकर के नाम को बेच करके राजनीति के नाम पे अपना सत्ता का जो संभोग है वो किया। सर, ये जंजवार मीडिया को मैंने इसी विषय पे चंद्रशेखर जी पे, कि चंद्रशेखर जी अखिलेश भैया के सामने क्यों हुए, और अखिलेश क्यों बहन जी के साथ गठबंधन नहीं किया, इस बात पे मैंने एक बात समझने का प्रयास किया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये है, इतना नेगेटिविटी जानने के बजाय हमको ये समझना चाहिए कि हमारा समाज एक वंचित तबका है, और वंचित तबका होने के नाते हमारे समाज को महत्वाकांक्षा हो गई है। सर, मैं थोड़ा फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, आपको ज्यादा बोलना चाहिए। अखिलेश के नाम से फिर मेरे एक सवाल और आ गया बीच में, क्योंकि मैं हर चीज को हमेशा संजो के रखता हूँ और जब मौका पड़ता है मैं बोलता हूँ। आप हैरानी की बात इस बात की है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अखिलेश एंड मायावती। मायावती राजनीतिक एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के साथ साथ उनका भी अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट जुड़ा है उससे। वैसे ही अखिलेश भी है, वैसे ही चंद्रशेखर भी है। इस तरह की जो इनकी जो मेंटेलिटी बन जाती है, एक टाइम पे जाने के बाद, लोगों को इकट्ठा करने के बाद, हुजूम इकट्ठा करने के बाद, एक जनसैलाब इकट्ठा कर लेते हैं, तो वहां अपने स्वार्थों पे जाके टिक जाते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी बात, यहां जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमको मायावती कहीं ज्यादा इन सबसे बेस्ट नजर आती हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन, अखिलेश को जब सरकार चली गई, जब उस सरकार में रहने भाजपा का जो मुख्यमंत्री योगी ठाकुर को बनाया गया, तो उस पूरे जो सीएम हाउस है उसको पूरे गाय के मूत्र से और उससे शुद्धिकरण किया गया। तो सवाल यह है कि वो तो उस मानसिकता के लोग हैं ही, अंधविश्वास में वो लोग जी रहे हैं, और उस अंधविश्वास को तुम्हारे ऊपर हावी रख के, थोप करके शासन सत्ता का मजा ले रहे हैं। लेकिन उस अखिलेश को फिर भी ये समझ नहीं आया। मैं कुछ दिन बाद देख रहा तो वो गंगा में, वहां हरिद्वार में डुबकी लगा रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों को सत्ता में क्यों बिठाया जाए। ये उस बहुजन समाज को भी समझना चाहिए कि वो जो एक ब्लाइंड हो जाते हैं किसी के प्रति, चाहे वो मायावती के प्रति ब्लाइंड हो जाए, चाहे वो अखिलेश के प्रति ब्लाइंड हो जाए, चाहे वो वामन मेश्राम के प्रति ब्लाइंड हो, चाहे वो चंद्रशेखर के प्रति ब्लाइंड हो जाए, वो खुद का अध्ययन क्यों नहीं करने को तैयार है। क्योंकि मैं 10वीं पास बच्चा तो बाबा साहब की किताबें पढ़ सकता है, लेकिन वो बाबा साहब को पढ़ना ही नहीं चाहता। नहीं सर, ब्लाइंड तो ये कहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे ढंग से सोचा जाए कि हमारे समाज में तब चेतना बढ़ी है। ब्लाइंड तो हम तब थे जब हम
हिंदूवादी पार्टियों को बहुत ज्यादा मानते थे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बहुत अरसे तक हमारा समाज बीजेपी के साथ जुड़ा रहा, कांग्रेस का साथ जुड़ा रहा और कम्युनिस्ट पार्टी नहीं के साथ सर, जुड़ा इसको रहा। ब्लाइंड ब्लाइंड क्यों नहीं कहेंगे? एक कोई त्रिशूल उठा लेता है, किसी दिन ओबीसी, किसी दिन एक शेड्यूल कास्ट का नेता तलवार उठाता है, राजनीति जो कि उसके प्रतीक है, हिंदू की आस्था के और अंधविश्वास के प्रतीक है। बिल्कुल सही सर, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टियां उन्हीं को बहुजन समाज के जो आम लोग हैं, जो आम आदमी, उनको फॉलो कर रहे हैं। नहीं क्यों सर, फॉलो करते हैं? फॉलो इसलिए करते हैं कि आम आदमी की बातें से हट करके ये पॉलिटिकल पार्टियां वोट की राजनीति करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वोटों की राजनीति हम ना करें तो ये ब्राह्मण समुदाय हमारे साथ कैसे आएगा, उनको लगता है ब्राह्मण समुदाय मेरे साथ कैसे आएगा। तो ब्राह्मण समुदाय को रिझाने के लिए, एक कास्ट को रिझाने के लिए, बात हो सकता है दिल से होना चाह रहे हों, लेकिन उनकी सामाजिक मजबूरियां हैं। एक दो तीन घटनाएं ऐसे घटी, जैसे राम लोटन निषाद को पार्टी से निकाल दिया गया, ये कहते हैं कि उन्होंने राम जी के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। मैंने इंटरनली पता किया कि बहुत से लोग चाहते हैं कि इस तरह की बात ना आए। पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो वोटों की राजनीति करते हैं, उनको सामाजिक मुद्दों से उतना सरोकार नहीं है जितना वोट के मुद्दे से सरोकार है। तो उस सरोकार को बनाए रखने के लिए भी चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो अपना वोट को बिखरने न देने की वजह से जो हिंदूवादी पार्टियां हैं या जो धार्मिक सरोकार से जुड़ा हुआ इश्यूज है उसको उठाने का प्रयास करते हैं ताकि उनका वोट बिखरे नहीं। वरना क्या बहन जी नहीं जानती है कि समाज को सबसे ज्यादा नुकसान किससे हुआ? क्या अखिलेश भाई नहीं जानते कि समाज को नुकसान सबसे ज्यादा किस लिए हुआ? जानते दोनों लोग हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर नहीं जानते? साहब कांशीराम कहते थे कि बहुजन समाज से निकला हुआ कोई कलपुर्जा किसी में एक साथ काम नहीं कर सकता। तो ये देखिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, सभी वो उन्होंने इसलिए कहा था कि उन्होंने अपने टाइम भी, जो उस टाइम जो जमाने के जो लीडर थे, जिसमें रामदास अठावले है, जिसमें रामविलास पासवान भी है, उदित राज भी है, और उधर आरपीआई के प्रकाश राव अंबेडकर हैं, इन सबको, जोगिंदर कवाड़े थे उस टाइम, मैं लगभग इन सबको बहुत अच्छे से करीबी से देखा भी है, सुना भी है। इन लोगों को इतना इकट्ठा करने की कोशिश किए थे, कई मीटिंगें चलाई, लेकिन कभी इकट्ठा, चंद्रजीत यादव थे उसके अंदर, इकट्ठा ही नहीं हुए। सर देखिए, इसलिए उन्होंने कहा कि ये कलपुर्जे कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। वो सामाजिक जो लड़ाई, बेसिकली हमारी लड़ाई है जाति की समाप्ति की लड़ाई। ये हमारी बुद्धिजीवी की लड़ाई, सबकी लड़ाई जाति की समाप्ति की लड़ाई है। यह लड़ाई प्रमुख रूप से होनी चाहिए। लेकिन दुखद बात है, ये लड़ाई न सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाले बुद्धिजीवी की रही, न राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक पार्टियों की रही, जो चाहे जो एनजीओ चला रहे उनकी भी नहीं रही। ये मुख्य मुद्दा जो था कि सामाजिक जो एनिलिएशन ऑफ कास्ट है, जाति की उन्मूलन है, उसकी लड़ाई होनी चाहिए। उस मुद्दा से सभी लोग भटक गए, और इस भटकने की वजह से क्या हुआ, और भटकने के पीछे रीजन मैंने क्या बताया कि हमारा वंचित समाज, इनको सत्ता जल्दी चाहिए, और सत्ता में इंडिविजुअल लाभ जल्दी होना चाहिए, और इस लाभ की वजह से जो सामाजिक मुद्दा है वो पीछे छूटता चला जा रहा है। सामाजिक मुद्दे नहीं, आप जैसे बुद्धिजीवियों तक का शोषण हो रहा है, रेप और बलात्कार इस वजह से होते हैं। इसीलिए तो हो रहा है ना, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दा, वोट का मुद्दा कहीं बन नहीं पाया। चुनाव मैनिफेस्टो जारी होता है, इस मैनिफेस्टो में किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिसने कहा हो कि जाति की समाप्ति हमारा मुद्दा है। चाहे मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपना आराध्य माना, सभी के अपने विंग बने। लेकिन क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रास्ते में चलने वाले ये बात की जो जातिवाद का समाप्ति हो जाना चाहिए, जातिहीन समाज की स्थापना करने का मुद्दा किसी के भी एजेंडे किसी के मुद्दा नहीं, किस लिए नहीं है? उसके पीछे मात्र यही रीजन है कि उनको लगता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो मुद्दा उठाया था, देखिए शिवसेना ने इस पर बैन कर दिया था, रिडल्स ऑफ रामा और रिडल्स ऑफ कृष्णा के बैन कर दिया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो रेडिकल मुद्दा है, उस मुद्दे को पॉलिटिकल पार्टी अपने जीवन में उतारना नहीं चाहती है, सब लोग उसको बनाए रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से समाज में अब बुद्धिजीवी का मुद्दा लीजिए। बुद्धिजीवी पूरे भारत में 1950 की आजादी के बाद से जब यूनिवर्सिटीज खुली है, जीनू, जामिया, डीयू, हैदराबाद, गोरखपुर, इलाहाबाद, कहां पे नहीं एससी एसटी के प्रोफेसर की भर्ती हुई? भले 2 ही हुई, 5 ही हुई हो, प्रोफेसर हुए, लेकिन ये मुद्दा किताब को छोड़ करके समाज में कहां बना?
हम प्रोफेसर होने के नाते किताब में लिख देते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने एक्टिविस्ट के रूप में, बाबा साहब अम्बेडकर यह भी बात करते हैं कि जो लोग ये क्लेम करते हैं कि आप अगर एक्टिविज्म के रास्ता अपनाएंगे, प्रोफेसर रहने के बाद अगर एक्टिविज्म का रास्ता अपनाएंगे तो आप एकेडमिक काम नहीं कर सकते, या आपको डर है। बाबा साहब ने कह रहे हैं कि गलत बात है। बाबा साहब कह रहे हैं कि ग्राउंड पे भी आपको काम करना होगा और एकेडमिक। आप बताइए, जिन जिन लोगों ने सोशल एक्टिविज्म का काम किया, आज उनसे बड़ा एकेडमिक कोई है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। बाबा साहब ने किया, उनसे बड़ा कोई एकेडमिक्स नहीं है। साहू जी महाराज ने किया, उनसे बड़ा कोई नहीं है। ज्योतिराव फुले ने किया, उनसे बड़ा कोई नहीं। कबीर ने किया, उनसे बड़ा कोई नहीं है। पूरे वर्ल्ड में आप चले जाइए, कार्ल मार्क्स को देख लीजिए, रॉब्सपियर को देख लीजिए, रूसो को देख लीजिए, सभी लोगों ने एक्टिविज्म को अपनाया। लेकिन भारत में यह प्रथा अभी नहीं है। ये प्रथा कुछ ही लोगों तक सीमित है। इसका लिहाजा ये हुआ कि जो एकेडमिक और जो ग्राउंड पे काम होता है सोशल एक्टिविज्म का, वो अलग अलग है, और इसी वजह से कभी मुद्दा बन नहीं पा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। प्रोफेसर साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त और इलाहाबाद से यहाँ दिल्ली तक आने और हारे तक के सुबह 6 बजे से लगातार रात भर सफर करके भी आप अपने समाज को जागरूक करने के लिए एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है, जो आपने अपने अध्ययन में जो सब पढ़ा है। तो साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुजन समाज और पूरे भारत के लोगों की आवाज बन सकें, जिसमें हम न्याय दिलाने से लेकर के और संवैधानिक अधिकार जो लोगों के हैं वो पहुंचाने तक में हम कामयाब हो पाए। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन से। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।